इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल देते हैं। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक क्षण की गहराई में उतरने वाले हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। सच कहूं तो ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दर्शन की शुरुआत थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, हजारों साल पहले शुरू हुआ एक विचार आज भी दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के उस बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए, एक बिल्कुल ही स्थानीय स्तर पर शुरू हुई शिक्षा इतनी तेजी से एक विशाल जमीनी स्तर के आंदोलन में कैसे तब्दील हो गई। मतलब प्राचीन काल में तो कई विचार आए और गए, राइट। कई बड़े दर्शन सिर्फ कुछ विद्वानों तक ही सीमित रह गए, लेकिन इस विशेष दर्शन में अपनी शुरुआत से ही जो अपार लोकप्रियता हासिल की वो सच में अभूतपूर्व थी। बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी मॉडर्न कम्युनिकेशन के ये विचार सचमुच जंगल की आग की तरह फैला। तो आखिर ऐसा क्या था इस संदेश में? आइए इतिहास के पन्नों से उन साक्ष्यों को खंगालते हैं जो इस अद्भुत विस्तार का असली कारण बने। कहानी की शुरुआत होती है उस महान घटना से जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहीं से उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो जीवन भर चलने वाला था। अब जरा इस नंबर 80 पर गौर कीजिए। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यह उस युग में एक इंसान की असीम सहन शक्ति और उनकी अथाह समर्पण की कहानी बयां करता है। बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र तक, जी हां, 80 वर्ष की उम्र तक निरंतर धर्म का प्रचार किया। जरा उस समय की कल्पना तो कीजिए। कच्चे रास्ते, चलने के लिए कोई गाड़ियां नहीं, चिलचिलाती धूप और सर्द रातें। दशकों तक बिना थके एक गांव से दूसरे गांव सिर्फ पैदल चलकर अपने संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना। सच में ये कोई सामान्य बात नहीं थी। जीवन के आखिरी पड़ाव तक उपदेश देने का ये जो अथक प्रयास था ना, वही इस विशाल आंदोलन की सबसे मजबूत नींव बना। इसी लगन ने लोगों के दिलों पर वो अमिट छाप छोड़ी। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं थी। इस बेतहाशा लोकप्रियता के पीछे एक बहुत ही शानदार और रणनीतिक रहस्य भी छिपा था, और वो था संवाद का तरीका, पाली भाषा। देखिए, उस दौर में ज्ञान की मुख्य भाषा संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत अपने आप में बहुत समृद्ध थी, लेकिन वो एक विशिष्ट, संभ्रांत और काफी जटिल माध्यम थी, जो आम जनता की पहुंच से बहुत दूर थी। बड़े बड़े ग्रंथ और दार्शनिक चर्चाएं बस उसी एलीट सर्कल में होती थीं। लेकिन बुद्ध ने यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए पाली को चुना। पाली उस समय की सीधी सरल लोक भाषा थी, बिल्कुल आम आदमी की भाषा। वही भाषा जिसमें लोग बाजारों में बात करते थे, अपने घरों में हंसते बोलते थे। जाहिर है, जब कोई इतना गहरा विचार उस भाषा में बोला जाए जिसे सड़क पर चलने वाला आम इंसान भी तुरंत समझ सके, तो उसका असर कई गुना बढ़ ही जाएगा। इस एक रणनीतिक फैसले ने एक बेहद जटिल दर्शन को हर घर तक पहुंचा दिया। तो ज्ञान की प्राप्ति से लेकर उसे जनता तक पहुंचाने की ये ऐतिहासिक यात्रा कैसे तय हुई? चलिए इस सफर को बोधि वृक्ष से सारनाथ तक की टाइमलाइन में समझते हैं। ये पूरी यात्रा एकांत में किए गए एक बहुत ही गहरे चिंतन से शुरू होती है। बोधि वृक्ष के नीचे पूरे 4 सप्ताह का समय व्यतीत किया गया। ये वो समय था जब विचार पूरी तरह से आकार ले रहे थे, सत्य का साक्षात्कार हो रहा था। इस गहन आत्ममंथन के बाद अगला सबसे जरूरी कदम था इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना। एक लंबी यात्रा तय करके आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन काशी के पास मृगदाव पहुंचना और फिर वो ऐतिहासिक पहला उपदेश देना। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एकांत में उपजा एक विचार जब सही समय और सही दिशा पाता है तो एक महान सार्वजनिक आंदोलन में बदल जाता है। इतिहास के पन्नों में इस घटना को सचमुच जीवंत रूप में देखने के लिए उस सटीक जगह और समय की कल्पना करना बहुत जरूरी है। काशी के पास स्थित वो शांत और पवित्र मृगदाव, जिसे आज हम सारनाथ के नाम से जानते हैं, हिरणों के उस वन में जहां चारों ओर एक असीम शांति थी, वहां ये महान घटना घटी। और समय था आषाढ़ की पूर्णिमा का। वैसे भी भारतीय परंपरा में पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। इसी बिल्कुल सटीक समय और स्थान पर धर्म का वो पहिया पहली बार घूमा, जिसकी गूंज आज सदियों बाद भी सारनाथ के खंडरों में महसूस की जा सकती है। अब उपदेश तो दे दिया गया, लेकिन किसी भी महान विचार को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? लोग। और यहीं से शुरुआत होती है बौद्ध संघ की स्थापना की।
किसी भी विचार को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और संगठित कम्युनिटी का होना सबसे जरूरी होता है। 5 मित्र, महाप्रजापति गौतमी और आनंद, ये केवल कुछ नाम नहीं हैं, ये वो पहली टीम थी, वो फर्स्ट रोस्टर था जिसने प्रारंभिक बौद्ध संघ की बिल्कुल पक्की आधारशिला रखी। इन बेहद समर्पित लोगों के बिना एक इतना महान दार्शनिक विचार शायद इतिहास में कहीं एक उपदेश बनकर ही रह जाता। सबसे पहले उपदेश के बाद जो हुआ वो सच में लीडरशिप और संगठन की एक बहुत ही शानदार रणनीति थी। बुद्ध ने अपने प्रथम 5 मित्रों को सिर्फ अपना अनुयायी बनाकर अपने पास नहीं बिठा लिया, बल्कि सबसे दिलचस्प कदम ये था कि उन्हें तुरंत ही धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया। संदेश को तेजी से फैलाने का ये एक जबरदस्त तरीका था। एक व्यक्ति का संदेश 5 लोगों तक पहुंचा और फिर वो 5 लोग उसे हजारों तक ले गए। ये बिल्कुल एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह था जिसने इस आंदोलन को रातों रात उड़ान दी थी। इसके बाद एक और ऐतिहासिक घटना घटी। बुद्ध की वी माता महाप्रजापति गौतमी वो पहली व्यक्ति बनी जिन्हें संघ में प्रवेश मिला। आज हमें ये शायद एक बहुत ही सामान्य सी बात लगे, लेकिन उस प्राचीन काल के सख्त सामाजिक ढांचे में महिलाओं को किसी भी धार्मिक या दार्शनिक संघ में इतना सम्मान दर्जा देना ये एक बहुत बड़ा और साहसिक बदलाव था। ये घटना दिखाती है कि ये संघ कितना समावेशी था। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण था कि ये नया दर्शन किसी एक खास वर्ग या जेंडर तक सीमित नहीं था, बल्कि ज्ञान की खोज करने वाले हर इंसान के लिए इसके दरवाजे पूरी तरह खुले थे। और एक बात जो मुझे सबसे खास लगती है वो है संवाद का तरीका। एक इतने बड़े जन आंदोलन का नेतृत्व करने के बावजूद बुद्ध का संवाद बेहद व्यक्तिगत और आत्मीय था। आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बुद्ध के कई उपदेश और प्रवचन विशेष रूप से आनंद को ही संबोधित करके दिए गए थे। ये जो पर्सनल टच था ना, वही इस दर्शन को इतना जीवंत बनाता था। जब कोई शिक्षा इतने स्नेह और अपनेपन के साथ दी जाती है तो वह सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकती, सीधे दिल में उतर जाती है। और शायद यही कारण है कि वे बातें आज भी हमें उतनी ही प्रभावशाली लगती हैं। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये देखना सचमुच अद्भुत है कि कैसे एक साधारण से बदलाव ने संस्कृत की जगह आम लोगों की पाली भाषा को अपनाने ने और समर्पित शिष्यों की एक छोटी सी टीम ने एक ऐसी विशाल विरासत को जन्म दे दिया जो सदियों बाद भी कायम है। स्पष्ट संचार, जमीनी स्तर के लोगों से सीधा जुड़ाव और वो अटूट समर्पण, इन सब का कॉम्बिनेशन आज के मॉडर्न दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। तो जाते जाते जरा इस पर विचार कीजिएगा, क्या आज के समय में जन्म लेने वाले विचार भी संवाद की इसी सादगी और खुलेपन से इतने ही शक्तिशाली बन सकते हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।